हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हितेश सिंगला और इस वीक में हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान्स की। इस वीक की टर्म इंश्योरेंस प्लान में मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है इसी प्रोडक्ट के ऊपर। उसी का एक्सपेंशन जिसके अंदर मैं इस प्लान को पूरी तरह से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करेंगे, क्या क्या इस प्लान के अंदर है। उसको पूरा डाइसेक्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। वो वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट का नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एज यूजुअल हमारी वीडियोस जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आती है तो उसमें काफ़ी सारा मैटर होता है, तो मैं वीडियो उसके अंदर बंद रखता हूँ। तो वीडियो मेरी बंद रहेगी थ्रू आउट दिस डिस्कशन, और हम प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट के फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। सो आईसीआईसी आई प्रोटेक्ट स्मार्ट एक आईसीआईसी लाइफ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने एक ब्रीफ वीडियो में, जो कि 4-5 मिनट की वीडियो है, वो उसके अंदर दिया है। अब हम बात करते हैं इस प्लान के सबसे पहले बिल्ट इन कवर की। बिल्ट इन क्या है प्लान के अंदर? क्योंकि ये एक टर्म प्लान है तो कवर अगेंस्ट डेथ है, यानी कि जो भी सम एश्योर्ड आपने एक लाइफ इंश्योर को दिया है, वो लाइफ इंश्योर की फैमिली को या उसके नॉमिनी को दिया जाएगा एज अ कवर अगेंस्ट डेथ। सेकेंड पॉइंट जो इसके अंदर इनबिल्ट है वो है टर्मिनल इलनेस। तो टर्मिनल इलनेस को इस प्लान के अंदर डिफाइन किया गया है कि अगर दो इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर ये डिसाइड कर देते हैं कि एक जो कि स्पेशलाइज करते हैं इन टर्मिनल इलनेस की डिजीज में, कि ये पर्सन 6 महीने से ज़्यादा अब सर्वाइव नहीं करेगा, जो लाइफ एश्योर्ड है वो 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, तो उसको बोला जाएगा टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और अप्रूव्ड कंपनी की तरफ से अप्रूव होना चाहिए। कंपनी इसके बाद भी अपना एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर सकती है इस प्लान के अंदर। मेडिकल प्रैक्टिशनर की एक और कंडीशन है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर इंश्योर्ड पर्सन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए बाय ब्लड और मैरिज, ना और ना ही वो सेम रेजिडेंस प्रूव होना चाहिए जिस जहाँ पे वो लाइफ एश्योर्ड रहता है। सेकेंड है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। सो डिसेबिलिटी का क्लॉज है इसके अंदर, जहाँ पे हम एक बंदे को एक लाइफ एश्योर्ड को अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, जिस जो कि डिसेबिलिटी का रीज़न एक्सीडेंट है, वो डायग्नोस होता है, तो उसके फ्यूचर प्रीमियम्स को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या है? अ, ये जो परमानेंट डिसेबिलिटी की कंडीशन है जो लाइफ एश्योर्ड को है, वो 180 दिन के अंदर अंदर उसको वो परमानेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी कंपनी उसको कंसिडर करेगी। अगर वो डिसेबिलिटी 180 दिन के बाद, इस एक्सीडेंट के 180 दिन के बाद उसको कोई डिसेबिलिटी होती है, तो वो उसको कवर नहीं किया जाएगा। अब इसकी डिसेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया है इस पॉलिसी के अंदर? पॉलिसी के अंदर डिफाइन करने के लिए ये बताया गया है कि आप पर्सन को 3 एक्टिविटीज आउट ऑफ 6 एक्टिविटीज वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी कि 6 एक्टिविटीज उन्होंने दी हैं पॉलिसी में, जो जिससे से 3 एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा है। पहली है मोबिलिटी, दूसरी है बेंडिंग, तीसरी है क्लाइंबिंग, चौथी है लिफ्टिंग, पांचवी है राइटिंग, और छठी है ब्लाइंडनेस। अब मोबिलिटी को क्या डिफाइन किया गया? मोबिलिटी को डिफाइन किया गया कि बंदा जो लाइफ एश्योर्ड है वो डेथ के बाद 200 मीटर तक फ्लैट ग्राउंड पे वॉक नहीं कर सकता है। बेंडिंग में वो बंदा लाइफ एश्योर्ड बेंड नहीं कर सकता है, नील नहीं कर सकता है, टच नहीं कर सकता है फ्लोर कर, और या फिर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है उसके बाद, या फिर एबिलिटी टू गेट इनटू अ स्टैंडर्ड सैलून और सैलून कार और आउट अगेन, यानी कि जो लाइफ एश्योर्ड है वो बेंड होके गाड़ी के अंदर नहीं जा पा रहा है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के अंदर कंडीशन दी गई है कि एबिलिटी टू क्लाइंब 12 स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ 12, एक 12 स्टेयर्स की एक फ्लाइट, जो एक सेक्शन है उसमें वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहां से नीचे नहीं आ रहा है, इवन यूजिंग हैंड रेल को पकड़ के भी वो नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये कंडीशन उसकी मीट होती है तो वो क्लाइंबिंग की कंडीशन को मीट कर लेगा।
अगर लिफ्टिंग की कंडीशन में द एबिलिटी टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg एट टेबल हाइट, यानी एक टेबल की हाइट से 2 किलो का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो पिक नहीं कर पा रहा है और उसको 60 सेकंड के लिए होल्ड नहीं कर पा रहा है, उससे जिससे पहले उसको नीचे रखना पड़ रहा है, अगर वो 60 सेकंड से पहले उसको नीचे रख देता है टेबल पे, तो लिफ्टिंग की कंडीशन उसके लिए वैलिड हो जाएगी। राइटिंग यानी कि मैनुअली कुछ वो लिखने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जो राइटिंग है वो कोई समझ नहीं पा रहा है, या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर पे पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर वो टाइपिंग नहीं कर पा रहा है। ब्लाइंडनेस है परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ साइट, मतलब उसकी परमानेंट और जो साइट विजन है वो परमानेंटली लूज हो गई है, और इरिवर्सिबल यानी कि किसी भी तरीके से उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में और to the extent that even when tested with the use of visual aid, vision is met at 3 by 60 or worse in a better eye using a Snellen eye chart। तो जो एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आई मेजरिंग का, तो उसके अंदर वो 3/60 का वो उसका काउंट आ रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर उसको ब्लाइंडनेस का क्लॉज माना जाएगा। अब इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पहला टर्म एंड कंडीशन डिसेबिलिटी का ये है कि 180 दिन तक ये डिसेबिलिटी विदाउट इंटरप्शन रहनी चाहिए उस बंदे को, ठीक है। एंड कंपनी ये डीम करेगी कि ये परमानेंटली डिसेबिलिटी। टर्म्स एंड कंडीशन की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जहाँ पे ये क्लॉज इनवैलिड हो जाएगा। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहला है कि अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या अपने आप को कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी की है, तो उस केस में ये आपका एक्सीडेंटल क्लॉज इनवैलिड हो जाएगा। सेकेंड है, अगर लाइफ इंश्योर्ड किसी भी नारकोटिक्स के इन्फ्लुएंस के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके कारण उसको इंजरी होती है, जिसके कारण उसको डिसेबिलिटी होती है, तो अगेन ये क्लॉज निगेट कर देगा। ड्रग या लिकर इनटेक के कारण अगर कोई एक्टिविटी करता है जिसके कारण उसको एक्सीडेंट हो रहा है, तब भी ये क्लॉज नेगेट कर दिया जाएगा। एक्सेप्शन है इसके अंदर कि अगर आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के डायरेक्शन पे ऐसा कुछ किया है तो आप उससे बच सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की एरियल फ्लाइट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप पैराशूटिंग कर रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, तो भी ये क्लॉज आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर आप एक फेयर पेइंग पैसेंजर और एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, या फिर लाइसेंस पैसेंजर कैरिंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं, या उसके क्रू मेंबर हैं, और जो कि रेगुलर शेड्यूल रूट्स पे अगर आप उसको लेकर जा रहे हैं, तो आप इस केस में आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में ये वैलिड रहेगा क्लॉज। लाइफ एश्योर्ड ने किसी भी क्रिमिनल इंटेंट या कोई भी ब्रीच ऑफ लॉ ना किया हो, कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना की हो जिसके अंदर क्रिमिनल इंटेंट या ब्रीच ऑफ लॉ हुआ हो, जिसके कारण ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। अगर कोई वॉर डिक्लेयर हो गया है, या फिर वेदर डिक्लेयर और नॉट और विद सिविल कमोशन जो है, उस केस के अंदर भी ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। अगर कोई बंदा हैजार्डियस स्पोर्ट्स या पास टाइम में पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉक्सिंग जिसके अंदर हम बात करते हैं बॉक्सिंग, कीविंग, क्लाइंबिंग, हॉर्स रेसिंग, जेट स्कीइंग, मार्शल आर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, माउंटेनियरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑफ साइड स्कीइंग कर रहा है, मोटर स्पोर्ट्स यॉच रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, पावर बोट रेसिंग में पार्टिसिपेट, अंडर वाटर डाइविंग कर रहा है, ऐसी कंडीशंस के अंदर भी ये क्लॉज नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसने जो परमानेंट डिसेबिलिटी है, अगर एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सीडेंट कॉज बाय वायलेंट और एक्सटर्नल विजिबल मीन्स, ठीक है, कॉज बाय एक्सटर्नल विजिबल मीन्स, नो बेनिफिट इज पेड अगर 180 दिन का टाइम लैप्स हो गया है। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल राइडर। हमने पहले 3 राइडर्स की बात की जो कि इनबिल्ट है इस प्लान में, हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल राइडर। उन 3 के अलावा भी कुछ ऑप्शनल राइडर अवेलेबल है इस प्लान के अंदर। सबसे पहला ऑप्शनल राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर में आप की कंडीशंस क्या हैं
वो डिस्कस करते हैं। अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर आपने लिया है तो उस केस के अंदर अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो आपके नॉमिनी को और या फिर लीगल हायर को एक एडवांटेज, एक एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट पे किया जाएगा, जो कि आपने पॉलिसी लेते हुए टाइम पे आप डिसाइड करेंगे। ये राइडर आप पॉलिसी लेने के बाद किसी भी टाइम पे पॉलिसी में एडिशन करा सकते हैं, बट अगर पॉलिसी के सिर्फ आखिरी 5 साल रह गए हैं तो तब ये पॉलिसी में एडिशन नहीं होगा। एक और कंडीशन है कि केस अगर आपने पॉलिसी के उससे पहले कोई भी क्लेम नहीं आना चाहिए इस पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी में जब भी आप ये राइडर ऐड करोगे तो नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी ईयर से ये राइडर ऐड होगा, ठीक है। और ये राइडर कॉन्टिन्यूड रहेगा, या तो पॉलिसी टर्म खत्म हो जाए या फिर आपकी एज 80 साल की हो जाए, जो भी पहले आ जाएगा तब तक ये राइडर वैलिड रहेगा। लाइफ एश्योर्ड जो है वो या तो 50 उसकी एज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 55 ईयर, यानी कि मैक्सिमम एज जब तक आप ये राइडर ऐड कर सकते हैं वो है 55 साल। 55 साल से नीचे की एज पे आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपने ये राइडर एक बार ऐड कर दिया तो ये रिमूव नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर अगर इंजरीज अगर हो रही हैं फ्रॉम एक्सीडेंट मस्ट directly cause the life assured death within 180 days and before covers end, यानी कि 180 दिन तक अगर डेथ होती है पर्सन की ड्यू टू एक्सीडेंट, तब उसको ये डेथ बेनिफिट पे किया जाएगा, चाहे या 180 दिन तक या फिर अगर पॉलिसी टर्म आपका खत्म हो गया उससे पहले आपको ये बेनिफिट आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर 180 दिन के ऊपर ये राइडर चला गया तो 180 दिन के बाद अगर आप बंदे की डेथ होती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तब ये राइडर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इस राइडर के थ्रू आप कितना सम एश्योर्ड रखते हैं? मिनिमम 1 लाख रुपए तक का, मैक्सिमम 3 गुना ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, जो कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा बोर्ड के। अगेन टर्म्स एंड कंडीशन इसकी, जहाँ पे ये एक्सीडेंटल राइडर इनवैलिड हो जाएगा वो सिमिलर जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था वही सारी कंडीशन इसके अंदर भी हैं। आपका अटेम्प्टेड सुसाइड, नारकोटिक्स के इन्फ्लुएंस के अंदर, ड्रग्स या इंटॉक्सिकेटिंग लिकर अगर बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस ने कंज्यूम किया है, एरियल फ्लाइट्स में वो एंगेज कर रहा है, क्रिमिनल इंटेंट से उसने कोई एक्टिविटी की है, वॉर है, वॉर लाइक सिचुएशन है, या सिविल कमोशन है, हजार्डियस स्पोर्ट्स या पास टाइम एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया है जिसके कारण उसकी डेथ हुई है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर ये क्लॉज इनवैलिड हो जाएगा। अगला ऑप्शनल राइडर जो है वो है एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के अंदर ये पॉलिसी आपको एक बेनिफिट देती है कि एज अ राइडर कि अगर आप ये राइडर ऐड ऑन करते हो तो 34 क्रिटिकल इलनेसेस को ये एक कवर देगी। ये बेनिफिट कब पेबल होगा? जैसे ही 34 क्रिटिकल इलनेसेस का पहला अकरेंस होगा उसी टाइम पे ये आपको सम एश्योर्ड जो क्रिटिकल इलनेसेस के लिए रखा गया था वो आपको पे कर दिया जाएगा, और पॉलिसी कंटिन्यूड रहेगी। आपका जो कि डेथ बेनिफिट था वो अब रिड्यूस हो जाएगा बाय द सम अमाउंट जो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का था, बाकी पॉलिसी रिड्यूस डेथ बेनिफिट से चलेगी। यानी कि अगर 1 करोड़ की पॉलिसी थी उसके अंदर 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस का कवर था, तो 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस का कवर आपको पॉलिसी पे करके बाकी 90 लाख से डेथ बेनिफिट कवर चलता रहेगा। ये जो है लमसम पेमेंट होगा पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी ये कहीं स्टेट नहीं करती है कि आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस आपसे मांगे जाएंगे। जैसे ही अकरेंस का आप पॉलिसी को प्रेजेंट करोगे, पॉलिसी आपको लमसम पेमेंट दे देगी। इसके लिए जो प्रीमियम अकाउंट पेमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ ACI बेनिफिट विल सीज आफ्टर पे आउट ऑफ ACI बेनिफिट। अगर किसी बंदे को क्रिटिकल इलनेसेस हुई
उसको ये बेनिफिट उसने यूज़ किया। उसके बाद जो सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके से प्रीमियम पेमेंट अब उसका नॉर्मल प्रीमियम पेमेंट जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेमेंट ड्यू टू क्रिटिकल इलनेसेस था वो खत्म हो जाएगा। अगर ACI बेनिफिट is paid equal to death benefit, then the policy will terminate on the payment of ACI benefit. अगर आपने क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट इक्वल टू डेथ बेनिफिट रखा हुआ है तो वो पेमेंट के बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर लाइफ एश्योर्ड को इज डायग्नोस्ड विद एनी ऑफ द कवर्ड क्रिटिकल इलनेस ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ, जब ACI जो ये बेनिफिट राइडर है इसकी डेट मैच्योरिटी डेट है, तो अगर उस मेच्योरिटी डेट पे क्रिटिकल इलनेसेस का डायग्नोस होता है तो ACI बेनिफिट उस टाइम पे नहीं दिया जाएगा। शुड नो ACI बेनिफिट बी ट्रिगर्ड, इट टर्मिनेट्स, द प्रीमियम फॉर इट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, प्रीमियम फॉर ऑल अदर पॉलिसी बेनिफिट मस्ट बी स्टिल बी पेड टू कीप द पॉलिसी अलाइव। अगर ACI बेनिफिट की मेच्योरिटी तक कोई भी क्लेम नहीं आता है तो वो पॉलिसी की जो ACI बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिसी के बाकी जो प्रीमियम्स हैं वो आप पे करेंगे और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अब इसके अंदर आप कवर कितने तक का ले सकते हो, 1 लाख रुपए से मैक्सिमम एज पर बोर्ड अप्रूवल अंडर राइटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ACI जो है ये राइडर आपको सिंगल पे पॉलिसीज़ के अंदर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको या तो लिमिटेड पे या रेगुलर पे पॉलिसीज़ आपको लेनी पड़ेगी तो ही आप ये राइडर ले सकते हो। ACI का जो मिनिमम जो मैक्सिमम टर्म है वो है 30 ईयर्स, यानी कि एक पॉलिसी में 30 साल तक का ही ये राइडर एप्लीकेबल रहेगा, या फिर 75 साल से आपकी एंट्री एज को माइनस करके जो भी आपकी मिनिमम बने, इन दोनों में से भी जो भी लोअर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 30 साल तक के लिए राइडर रह सकता है एक पॉलिसी के अंदर। इस राइडर के अंदर वेटिंग पीरियड भी एप्लीकेबल है। ये वेटिंग पीरियड समझने भी बहुत ज़रूरी है अगर कोई क्रिटिकल इलनेसेस को कंसिडर कर रहा है। अगर बेनिफिट अप्लाई नहीं होंगे, वोंट बी अप्लाई टू क्रिटिकल इलनेस, डॉक्टर रिकमेंड और provided care or treatment for it, or if it is manifested or was contracted within 6 months of the policy or within 3 months of revival after lapse of more than 3 months. So इसका मतलब ये है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर इनिशियल 6 महीने में अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस होती है तो क्रिटिकल इलनेस का पे आउट नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर पॉलिसी आपने रिवाइव की है, लैप्स हो गई थी पॉलिसी रिवाइवल के 3 महीने के अंदर अंदर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है, यानी कि 6 महीने और 3 महीने का आपका वेटिंग पीरियड का एप्लीकेबिलिटी है। लाइफ एश्योर्ड, इफ लाइफ एश्योर्ड डाइज और क्रिटिकल इलनेस इज डायग्नोस्ड ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड, अगर लाइफ एश्योर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड और क्रिटिकल इलनेस उसको डायग्नोस होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ भी होती है, तो कंपनी जो है वो इस जो बेनिफिट का प्रीमियम लिया गया था रिस्क कमेंसमेंट से अभी तक का, उस तक का आपका प्रीमियम आपको वापस कर देगी विद दी बाकी आपका डेथ बेनिफिट के साथ। नो वेटिंग पीरियड अप्लाइज वेयर क्रिटिकल इलनेस इज ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर क्रिटिकल इलनेस ट्रिगर होती है एक्सीडेंट के कारण तो ये वहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। एक्सक्लूजन्स क्या है, इस क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर के कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। अगर इन कंडीशंस के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन रीजंस के कारण बंदे को क्रिटिकल इलनेस हो रहा है तो ये राइडर वहाँ पे निगेट हो जाएगा। पहला है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है कि आपको पहले से क्रिटिकल इलनेस थी और ये डायग्नोस की हो चुकी थी या डॉक्टर ने ट्रीट की थी 36 महीने पॉलिसी लेने से पहले या स्टार्ट डेट से या रिवाइवल डेट से पहले। तो अगर आप 36 महीने पहले क्रिटिकल इलनेस से निकल चुके हो तो उस कंडीशन में आपके लिए ये राइडर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। STDs या उसके रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसके अंदर फिर से ये नहीं रहेगा। अगेन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, यानी कि आपने खुद यानी कि कोई भी
पर्सन अपने आप को इंजर कर रहा है या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है जिसके कारण उसको ये क्रिटिकल इलनेसेस का होती हैं तो भी ये निगेट हो जाएगी। अगर वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है यानी कि ड्रग, अल्कोहल, सॉल्वेंट्स या कोई भी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है तो भी ये निगेट हो जाएगा। वॉर और सिविल अनरेस्ट के टाइम पे यानी कि कोई वॉर, डिक्लेयर्ड वॉर या सिविल कमोशन या इन्वेजन टाइम है, हॉस्टिलिटीज़ है, रिबेलियन है, उस टाइम पे भी ये क्लॉज निगेट हो जाएगा। एविएशन रिस्क, आप जैसे हमने पहले बात की कि आप पैराशूटिंग कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी ये क्लॉज निगेट हो जाएगा। बट अगर आप एक्सेप्शन, इसका भी एक्सेप्शन वही है कि फेयर पेइंग पैसेंजर्स या कि आप पैसेंजर और क्रू ऑन कमर्शियली लाइसेंस एयरक्राफ्ट को अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं होगा। क्रिमिनल एक्ट्स, आपने कोई क्रिमिनल एक्ट इंटेंट किया है, कोई किया है, डेंजरस एक्टिविटीज़ के अंदर कोई बंदा इन्वॉल्व है, हंटिंग, माउंटेनियरिंग, वहाँ पे भी नहीं होगा। रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है, न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण कोई क्रिटिकल इलनेसेस आती हैं तो भी ये पॉलिसी उसको कवर नहीं करेगी। फेलियर टू फॉलो मेडिकल एडवाइस, अगर कोई ट्रीटमेंट आपको लेना था जिसके अंदर आपने उसको वेटिंग पीरियड को कोई वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था उसको अवॉइड करने के लिए या कोई अदर पॉलिसी कंडीशन के लिए आपने उसको अवॉइड करने की कोशिश की और ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लिया, उस केस में भी क्रिटिकल इलनेस का कवर को नल एंड वॉइड कर दिया जा सकता है। ऑर्गन डोनर, एनी ट्रीटमेंट फॉर ऑर्गन डोनर मतलब ऑर्गन डोनर का कोई ट्रीटमेंट, आप ऑर्गन डोनेशन ले रहे थे तो उसके अंदर भी नहीं ये एप्लीकेबल होगा। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, कोई भी कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स या डिजीज़ जो कि 17 साल से पहले आपके डायग्नोस हुई हैं, उसको भी उसके कारण कोई क्रिटिकल इलनेस आती है तो उसके कारण भी ये नल एंड वॉइड हो जाए। ये पॉलिसी आपको 4 तरीके के मेजर प्लान प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है लाइफ प्लान। लाइफ प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको मेजर 3 जो इनबिल्ट कंडीशंस थी यानी कि डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, ये आपको मिलेगी। अगर आप लाइफ प्लस ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो लाइफ प्लस ऑप्शन के अंदर आपको लाइफ की जितनी कंडीशन थी वो मिलेंगी प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर एक ऐड हो जाएगा। अगर लाइफ एंड हेल्थ की ऑप्शन लेते हैं तो लाइफ की जो तीनों कंडीशन थी वो प्लस एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट आपके लिए ऐड हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपके पास है ऑल इन वन अगर आप करते हैं तो आपके सारे डेथ बेनिफिट्स प्लस जो आपके 2 ऑप्शनल राइडर्स थे, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, ये सारे उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। पॉलिसी सुसाइड क्लॉज भी प्रोवाइड करती है। अगर लाइफ एश्योर्ड सुसाइड कमिट कर लेता है विद इन 12 मंथ्स ऑफ पॉलिसी स्टार्ट डेट तो कंपनी रिफंड कर देगी 80% ऑफ द प्रीमियम्स पेड और द अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ डेथ, प्रोवाइडेड दिस पॉलिसी फोर्स के अंदर होनी चाहिए। फॉर अ रिवाइवल ऑफ पॉलिसी इफ लाइफ एश्योर्ड, अगर पॉलिसी रिवाइव की गई है तो इफ लाइफ एश्योर्ड कमिट सुसाइड विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिवाइव की गई पॉलिसी के अंदर अगर लाइफ एश्योर्ड अगेन 12 उस टाइम से 12 महीने के अंदर सुसाइड कमिट कर लेता है तो कंपनी पेज 8 हायर ऑफ द और 80% ऑफ प्रीमियम और द अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू, तो अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम्स को आपको पे किया जाएगा। पे आउट ऑप्शंस की बात करते हैं। अब आपने टर्म प्लान ले लिया है, अब टर्म इस पॉलिसी के अंदर आपको पेमेंट कैसे मिलेगा। अगर कोई लाइफ एश्योर्ड जो है उसकी डेथ हो गई है, अब उसकी फैमिली को पे आउट कैसे मिलेगा, उसके भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लमसम, प्लेन लमसम ऑप्शन, यानी कि आपने इंटायर बेनिफिट जो लमसम पेमेंट आपने पॉलिसी लेते हुए सोचा था वो अपनी फैमिली को डायरेक्टली पे कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मंथली इनकम पेमेंट। ये मंथली इनकम पेमेंट के ऑप्शन को आप 10 साल के लिए ले सकते हैं, 20 साल के लिए ले सकते हैं, 30 साल के लिए ले सकते हैं। तो 10 साल की अगर आप वो पॉलिसी को ऑप्शन करते हैं तो हर महीने आपके सम अश्योर्ड का 0.833% पे किया जाएगा आपके नॉमिनी को।
अगर 20% का अगर आप लेते हैं तो हर महीने 0.41% का आपका पेमेंट किया जाएगा। 30 साल के लिए अगर आप करते हैं तो हर महीने 0.27% का पे आउट आपकी फैमिली को जाता रहेगा या आपके नॉमिनी को जाता रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप एक लमसम अमाउंट एडवांस में देना चाहते हैं और उसके बाद आप ईयरली ऑप्शन देना चाहते हैं, तो 10 साल के पीरियड में 0.80 के साथ पहला एक लमसम अमाउंट पे कर दिया जाएगा एडवांस में, फिर 0.80 के हिसाब से 10 साल की पेमेंट होगी। 20 साल की अगर आप कंडीशन लेंगे तो 0.4% के हिसाब से पेमेंट जाएगी हर महीने, और वही 30 ईयर्स के 0.27% के आपकी पेमेंट जाएगी। सो एक थर्ड ऑप्शन है, आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यानी कि लमसम प्लस मंथली पे आउट का आप एक कुछ अमाउंट लमसम ले लें और कुछ अमाउंट मंथली में डिवाइड करें। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आप इंक्रीजिंग इनकम का ऑप्शन ले सकते हैं। इस बेनिफिट के अंदर जो आपका पेमेंट है, जो पे आउट है, वो 10 साल के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में पहले साल 10% अमाउंट पे किया जाएगा फैमिली को, और हर साल ये अमाउंट 10% से बढ़ाकर सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ाकर पे किया जाएगा। सम ऑफ जो हम टोटल मंथ जो पे आउट जा रहा है इस बेनिफिट के अंदर, वो 145% ऑफ द बेनिफिट अमाउंट रिड्यूस, जो भी आपने इसे बेनिफिट अगर है उसको रिड्यूस करके आपको पे कर दिया जाएगा। अगर आप किसी पॉइंट पे इस मंथली पे आउट को लमसम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन के उसके प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द फ्यूचर पे आउट, और उसके अंदर डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल होंगे, यानी कि जितने भी आपके मंथली पे आउट थे उसको एक लमसम अमाउंट बनाने के लिए उस अमाउंट को एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया जाएगा, जो कि या तो 4% होगा अगर आपने ये क्लॉज आपने डेथ क्लेम अप्रूवल के टाइम पे करने की कोशिश की तो 4% से किया जाएगा। अगर आपकी पहली इनकम जा चुकी है और उस टाइम पे अगर आप इसको मंथली पे आउट को करना चाह रहे हैं, तो या तो 4% के हिसाब से उसको डिस्काउंट किया जाएगा, या फिर 10 ईयर का जीसेक को कंसिडर करके राउंड ऑफ किया जाएगा 0.25% तक का। उसके हिसाब से उस डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसिडर करके आपको लमसम अमाउंट पे किया जाएगा। पॉलिसी अनदर एक बेनिफिट ऑफर करती है, वो है लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन। लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन क्यों है कि एज एंड व्हेन बंदा लाइफ में ग्रो करता है तो उसकी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। कैसे कैसे हो सकता है कि कंडीशन क्या हो सकती है, मैरिज के टाइम पे उसको हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि अब लायबिलिटी बढ़ गई है तो अब मेरे को सम एश्योर्ड और बढ़ाना है। बच्चा हो गया है, पहला बच्चा हुआ है, उसमें बाय बर्थ है या लीगल अडॉप्शन है, तब भी एक लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन बढ़ती है। सेकंड बच्चे पे भी वो सोच सकते हैं। सो मैरिज के टाइम पे ये पॉलिसी आपको 50% ऑफ द ओरिजिनल एसआई बढ़ाने की ऑप्शन देती है, बट उसकी मैक्सिमम कंडीशन है कि आप उसको 50 लाख तक ही बढ़ा सकते हो। पहला बच्चा होने पे 25% ऑफ दी सम एश्योर्ड आप बढ़ा सकते हो, बट मैक्सिमम कंडीशन यहाँ पे भी 25 लाख तक ही है। सेकेंड चाइल्ड होने पे अगेन आप 25 लाख तक ये सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो। अगेन कंडीशन वही 25% की है, और मैक्सिमम कंडीशन आप 25 लाख तक लेकर जा सकते हो। एडिशनल प्रीमियम जो आप कैलकुलेट करो होगा वो उस टाइम की आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म्स कंडीशन पे आपकी उसकी क्या एज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं अब। इस लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, मिनिमम पॉलिसी टर्म जो कभी भी आप कोई भी इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी अवेल करना चाहोगे तो 5 साल का मिनिमम टर्म पॉलिसी के अंदर पड़ा होना चाहिए। लाइफ एश्योर्ड जो है उसकी एज 50 साल से नीचे होनी चाहिए जब वो ये ऑप्शन को अवेल करना चाह रहा है, और ये ऑप्शन अवेल करने के लिए किसी भी इवेंट के 6 महीने के बाद तक वो अवेल कर सकता है। विद इन 6 मंथ्स वो अवेल कर सकता है, 6 महीने के बाद वो अवेल नहीं कर पाएगा।
अगर आपकी ये पॉलिसी में ये लाइफ स्टाइल प्रोटेक्शन प्लान वो तभी ले सकता है अगर उसने रेगुलर पे प्रीमियम पॉलिसी ली है। ओनली बेस डेथ बेनिफिट जो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि आपके राइडर बेनिफिट वो इंक्रीज नहीं होंगे पॉलिसी के अंदर। अब आ जाते हैं पेमेंट टर्म पे। पेमेंट टर्म, पॉलिसी पेमेंट टर्म आपको समझनी बहुत ज़रूरी है जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं। ये पॉलिसी काफ़ी तरीके के अच्छे पेमेंट टर्म्स प्रोवाइड कर रही है। पॉलिसी पेमेंट टर्म्स के साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी का मैक्सिमम टेन्योर क्या हो सकता है और मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इन दी पॉलिसी क्या रहेगी। अगर आप सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 5 साल से 20 साल, मैक्सिमम 20 साल तक रहेगी। ठीक है। और मिनिमम एज, एंट्री एज उस पॉलिसी के अंदर आपकी 18 साल की आपकी मिनिमम एंट्री एज है। मैक्सिमम जो बंदा कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो वो 65 साल की है। अगर रेगुलर पेमेंट टर्म कोई पर्सन ऑप्ट करता है तो मिनिमम पॉलिसी टर्म उसका 5 साल का है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 85 ईयर्स लेस द एज ऑफ एंट्री, जिस साल से वो एंटर कर रहा है। अगर वो 20 साल के लिए 20 साल की एज पे वो पर्सन एंटर कर रहा है तो वो 65 साल तक, 85 ईयर्स तक की पॉलिसी ले सकता है। ठीक है। 80, जब तक वो 85 ईयर्स का होगा तब तक की वो पॉलिसी ले सकता है। और मिनिमम एंट्री एज यहाँ पे भी 18 साल से बंदा लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, गोइंग अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। बट अगर उसने होल लाइफ पॉलिसी ली है, होल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है 99 ईयर्स ऑफ एज तक की वो पॉलिसी लेना चाहता है, तब रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म में तो उसकी 99 ईयर्स तक की वो पॉलिसी चला सकता है। वही मिनिमम और मैक्सिमम एज 18 और 65 है। सेकेंड आगे है लिमिटेड पे ऑप्शन। लिमिटेड पेइंग ऑप्शन में सबसे पहली लिमिटेड पे ऑप्शन है, उसके बाद 5 साल या 7 साल की लिमिटेड पे ऑप्शन अगर वो लेता है। यहाँ से मिनिमम पॉलिसी टर्म जो 5 या 7 साल का अगर लिमिटेड पेइंग टर्म है तो 5 साल 10 साल की पॉलिसी, या फिर 85 ईयर्स माइनस उसकी एंट्री एज। और एंट्री एज वही 18 से लेकर 65 साल तक का बंदा पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। अगर लिमिटेड पे टर्म 10 साल का है तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल का होगा और 85 साल से नीचे तक 85 साल तक वो कवर्ड रह सकता है 10 साल की लिमिटेड पे टर्म में। और मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज वही 18 से 65 साल है। अब जब वो लिमिटेड पे कर रहा है तो यहाँ पे उसके पास होल लाइफ ऑप्शन भी है, होल लाइफ पॉलिसी भी ले सकता है। उसके अंदर वो 99 ईयर्स तक के लिए अपने आप को अश्योर्ड रख सकता है। 18 और 65 साल की उसकी मिनिमम से मैक्सिमम एंट्री। लिमिटेड पे 15 साल के लिए, यानी वो 15 साल के लिए पॉलिसी पेमेंट टर्म रखेगा। और मिनिमम यहाँ पे पॉलिसी टर्म उसकी 21 साल की होगी और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जब तक वो 85 ईयर्स का नहीं हो जाता। मिनिमम एंट्री एज 18 साल से 65 साल का एक कोई भी इंसान इसको पॉलिसी में अंदर पॉलिसी ले सकता है। अगर वो 60 ईयर्स से कम पे का पेमेंट टर्म ले रहा है, पे टिल 60 ले रहा है, तो पीपीटी प्लस 5 यानी कि जितनी पेमेंट टर्म ले रहा है, यानी कि 60 साल प्लस 5 यानी 65 साल का उसको मिनिमम पॉलिसी टर्म लेना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म अगेन वो 65 साल तक कवर कर सकता है। इसके अंदर भी वो होल लाइफ ऑप्शन ले सकता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम एंट्री एज पर्सन की 55 साल तक लिमिटेड है, मिनिमम एज 18 है। 55 साल तक लिमिटेड करने का इसीलिए है क्योंकि उसकी पेमेंट अभी 80 साल तक 60 साल तक की है। पेमेंट टर्म्स के अंदर पॉलिसी आपको सिंगल पेमेंट टर्म, सिंगल प्रीमियम देती है। हर साल आप पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली मोड में पे कर सकते हैं, मंथली मोड में भी आप पे कर सकते हैं। पॉलिसी के अंदर ग्रेस पीरियड भी प्रोवाइडेड है 15 दिन। अगर आप मंथली मोड में पेमेंट कर रहे हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है पेमेंट करने के लिए।
बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड। ये पॉलिसी आपको स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट देती है। स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर दो बेनिफिट्स इन्होंने डिस्क्राइब किया है, एक है बेस बेनिफिट, एक है एडिशनल बेनिफिट। तो पहले बात करते हैं बेस बेनिफिट की। बेस बेनिफिट ये कहता है कि आप अपने टोटल प्रीमियम जो आपने पे किए हैं पॉलिसी के अंदर वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब टोटल प्रीमियम पेड को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन ऑप्शन ली थी तो टोटल प्रीमियम के अंदर ये प्रीमियम्स जो जितने भी आपने एडिशनल प्रीमियम पे की हैं हर ट्रांच के अंदर उसको काउंट किया जाएगा। अगर आपने क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया था उसके जो एडिशनल प्रीमियम पे किए थे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेस बेनिफिट के अंदर आपको टोटल प्रीमियम पेड मिल सकता है। एक एडिशनल बेनिफिट है अगर आपने लिमिटेड पे पॉलिसी ली है जिसके अंदर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 5, 7 या 10 या 15 साल के लिए हमने लिमिटेड पे डिस्कस की थी जो पहले, तो पॉलिसी टर्म से 10 साल पहले अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको एक इक्वलेंट एडिशनल अमाउंट पे किया जाएगा ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। ठीक है, अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि पॉलिसी सरेंडर करने के लिए पॉलिसी का पीरियड 29 ईयर से ऊपर उस पॉलिसी को रन किया गया होना चाहिए, यानी 29 साल तक पॉलिसी चली होनी चाहिए। और सरेंडर के टाइम पे वो पॉलिसी के आखिरी 5 साल नहीं होने चाहिए। लाइफ एश्योर्ड की एज 60 साल से ऊपर की होनी चाहिए। पॉलिसी इन फोर्स होनी चाहिए। कोई सी तरीके का कोई भी क्लेम पॉलिसी के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ होना चाहिए या फिर वैल्यूएशन में नहीं होना चाहिए या एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए, कोई पेड नहीं होना चाहिए या फिर कोई पेमेंट अभी ड्यू नहीं होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी जो पॉलिसी होल्डर है वो स्मार्ट एग्जिट ऑप्शन यूज कर सकता है या फिर अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू की ऑप्शन को यूज कर सकता है। आपके जो एक पॉलिसी एक सरेंडर वैल्यू एक्वायर कर लेती है उस वैल्यू को भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। पॉलिसी आपको फ्री लुक पीरियड देती है। आप पॉलिसी परचेज करने के 30 डेज की के अंदर अंदर पॉलिसी आप वापस कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको जो प्रीमियम आपने पे किया है उसको वो आपको पूरा नहीं दे रही है कंपनी, यहाँ पे डिडक्ट कर रही है प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑफ द कवर। जितना पीरियड अगर आपने 30 डेज के अंदर अगर आपने उसको यूज़ किया उतने दिन का रिस्क प्रीमियम वो डिडक्ट करेगी। स्टैम्प ड्यूटी जो आप पॉलिसी के अंदर पेमेंट हुई है, किसी तरीके का भी एक्सपेंस अगर कंपनी ने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन किया था उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर को कंपनी डिडक्ट करेगी। तो ये थी हमारी आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आईसीआईसी आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। काफ़ी डिटेल डिस्कशन मैंने इस पॉलिसी का किया है। पॉलिसी के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट्स जो हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है। लाइफ स्टेज ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं और जो आप पेमेंट टर्म्स हैं काफ़ी अच्छे पेमेंट टर्म्स हैं। तो पॉलिसी का खरीदते हुए जो मेजर चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए या समझने के लिए उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए पॉलिसी सूटेबल है नहीं है, क्या कितने तक का सम एश्योर्ड आपको लेना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें कवर में आपको लेनी चाहिए, ऑप्शनल राइडर लेने हैं नहीं लेने हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।